हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ व्याख्यानों के तहत हम बीए पाठ तृतीय की इस कक्षा में सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक को पढ़ रहे थे और जॉन लॉक से संबंधित आज का यह अंतिम व्याख्यान है। इसके बाद में हम अगले सामाजिक समझौतावादी विचारक रूसो की बात करेंगे। तो यह जॉन लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है जो कई बार अकादमिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है और वह है जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन का महत्व। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, चाहे लोस्की के दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे सेवाइन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे एडम स्मिथ के दृष्टिकोण से देख लीजिए, लॉक के चिंतन का महत्व तो है और इतना महत्व है विशेषकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में। इतना महत्व है कि आज ऐसी कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था नहीं होगी जिस पर लोक के प्रभाव, लोक के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा हो या लोक के प्रभाव से अछूती रही हो। तो जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन का महत्व। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में लॉक का अपना विशिष्ट स्थान है। उसके चिंतन का महत्व निम्न प्रकार है। यानी जैसा कि आप सब जानते हो कि लॉक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। तो क्या महत्व है? प्रथम, जॉन लॉक प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवादी विचार तो इनसे पहले भी रहे होंगे, लेकिन इन उदारवादी विचारों को यदि किसी ने प्रभावी बनाया है, इन उदारवादी विचारों को यदि किसी ने शासन व्यवस्था में समाहित किया है या करने का प्रयास किया है, तो वे हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि शासन व्यवस्था जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए। शासन व्यवस्था थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, जैसा कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में या अधिनायक शासन प्रणालियों में होता है। वे कहते हैं कि जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए। वह शासन शक्ति की सत्ता को सीमित और मर्यादित करता है। शासन सीमित होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, उस पर अंकुश होना चाहिए और कई प्रकार का अंकुश होना चाहिए। ये अंकुश की बात, ये नियंत्रण की बात प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु कौटिल्य भी करते हैं, जो तो लोक से कितने वर्षों पुराना उनका चिंतन रहा है। तो वे भी शासक नियंत्रित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, मर्यादित राजसत्ता की बात करते हैं और राजा पर भांति भांति प्रकार के उन्होंने नियंत्रण भी बताए। और ऐसी ही बात लोक कर रहे हैं। और एक बात तो तय है कि चाहे शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक हो या शासन व्यवस्था कुलीन तांत्रिक हो या शासन व्यवस्था राजतांत्रिक हो, यदि किसी भी शासन व्यवस्था पर युक्ति युक्त मर्यादा लगी हुई होती है, उस पर युक्ति युक्त नियंत्रण होता है, उस पर आवश्यक प्रतिबंध होता है, तो वे सब शासन व्यवस्थाएं लोकतंत्र के समीप ही मानी जाएगी। क्योंकि इतना सा ही तो अंतर होता है कि राजतंत्र में निरंकुशता अधिक होती है, उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, मर्यादा नहीं होती, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में मर्यादा होती है, सीमाएं होती हैं, अंकुश होता है। और अगर ये सब वहां हो तो वे भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अधिक निकट मानी जाएगी। दूसरा, लोक ने अपने चिंतन में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को स्वीकार किया है और सार्वजनिक हितों पर व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में अपने सुझाव देकर व्यक्तिवादी विचारों को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा को उन्होंने स्वीकार किया। व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। व्यक्ति क्या चाहता है कई बार क्या होता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसके विचारों को दबा दिया जाता है किसी भी आड़ में, चाहे वह राजतंत्र की
ज्वाला में झोंक दिया जाता है, कई बार बहुमत की ज्वाला में झोंक दिया जाता है, लेकिन उनके विचारों को दबा दिया जाता है। और व्यक्ति के विचारों को दबाना ये उसकी गरिमा पर एक तरह से अंकुश है। तो ये व्यक्तिवादी विचारों का या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का लक्षण नहीं हो सकता। पर लोग व्यक्तिगत गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते हैं। लोक के राजनीतिक दर्शन की सबसे विशिष्ट देन उसका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। और वे व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार बताते हैं। और वे कहते हैं कि मनुष्य का प्राकृतिक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को प्राप्त करे और उनको संरक्षण करे, और इनकी सुरक्षा करना राज्य का दायित्व। सबसे बड़ी बात यह है लोग कहते हैं कि इन अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है, और वास्तव में व्यक्ति खुद अपने अधिकारों का संरक्षण या उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारों का हरण दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से होता है। तो उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए, उसके लिए एक सर्वोच्च प्रभावशाली सरकार होनी चाहिए जो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करने वालों को दंडित करे। यह लोक के विचारों का प्रभाव ही है कि अधिकांश देशों में आज मौलिक अधिकारों को संविधानों में स्थान प्रदान किया गया है। अधिकांश देशों में मौलिक अधिकार लिखे गए, भारत में भी, भारत के संविधान में भी लिखे गए, अमेरिका के संविधान में भी है, और बहुत से देशों के संविधानों में मौलिक अधिकार समाहित किए गए। अगला, ऐसा माना जाता है कि उपयोगितावाद की शुरुआत लोक के सिद्धांतों से मानी जाती है। लोक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में अपने सुख और दुख के सिद्धांतों की खोज कर यह बताया कि दुखों की कमी और सुखों की अधिकता ही किसी वस्तु की उपयोगिता निर्धारित करती है। और यही बात वेंथम करते हैं कि जहां दुख सीमित हो और सुख अधिक हो, तो वही वस्तु उपयोगी होगी। कि जैसे मान लो किसी वस्तु को प्राप्त करने से दुख कम होता और सुख अधिक मिलता हो, तो समझ लीजिए वस्तु उपयोगी है। ये बात वेंथम भी करते, लेकिन वेंथम से पूरी ये बात लोक करते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर लोक को जर्मी वेंथम का राजनीतिक पूर्वज भी कहा जाता है, क्योंकि उपयोगितावाद के जनक वेंथम को माना जाता है, लेकिन वेंथम से पूर्व ये बात लोक करता है। ये सबको ध्यान होना चाहिए, राजनीति विज्ञान के सभी स्कॉलर्स को ध्यान होना चाहिए बात। मैक्सी कहते हैं कि भावी पीढ़ियों ने होब्स का नहीं अपितु लोक के सिद्धांतों का समर्थन किया है। और ये बात तो लॉस्की भी कहते हैं कि आने वाली शासन व्यवस्थाओं में लोक के सिद्धांतों को अधिक स्वीकार किया जाएगा, न कि होब्स के सिद्धांतों को। फ्रांस एवं अमेरिका की जन क्रांतियों तथा आंदोलनों पर लोक के विचारों का प्रभाव अधिक पड़ा है। 20वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप में होने वाली लगभग सभी क्रांतियों पर लोक के सिद्धांतों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, और उनमें भारत भी एक है। जॉन लोक ने क्रांति के अधिकार का समर्थन करके सभी निरंकुश शासकों एवं सत्ताओं की जड़ें हिला दी, उनकी चूल्हे हिला दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत उन्नयन के लिए शासकों से अपने अधिकार मांगने का राइट है, और अगर वे ऐसा नहीं करते, सुशासन नहीं देते, जन कल्याण नहीं करते, तो व्यक्ति क्रांति कर सकता है, वो सत्ताओं को परिवर्तित कर सकता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू लोक के व्यवहारवाद और अनुभववादी विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं, और इसी आधार पर स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जो कई शासन व्यवस्थाओं में प्रचलित है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया है मॉन्टेस्क्यू ने। तो वो लोक के व्यवहारवादी और अनुभववादी विचारों से प्रेरणा ग्रहण किए। तो इस प्रकार जॉन लॉक का महत्व राजनीति विज्ञान की दृष्टि से तो है ही, साथ ही दार्शनिक दृष्टि से भी है, क्योंकि दर्शन मनोविज्ञान को प्रभावित करता है और मनोविज्ञान का प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। तो ये एक तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, और लोक के विचारों से प्रभावित होकर न जाने कितनी शासन व्यवस्थाओं ने अपने यहाँ लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है, लोगों के अधिकारों का संरक्षण किया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद एवं आभार। आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।